अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ में आपकी होस्ट नाजिया अकरम। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो खेला तो बेसिकली दो टीम्स के दरमियान जाता है, लेकिन जो हार जीत होती है वो दो मुल्कों की होती है। अगर किसी मुल्क की टीम जीत जाए तो उस मुल्क के लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती है, और अगर हार जाए तो फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो आपको याद होगा ही। पाकिस्तानी लोगों को जो है, कौम को बहुत ज़्यादा क्रिकेट का जुनून है। और क्रिकेट का इतना क्रेज़ है क्यों? और इसी क्रेज़ की वजह से ये पाकिस्तानी कौम अपने क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है एक वॉर में तब्दील हो जाता है। खैर, गेम्स में तो इस तरह से होता ही है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से, और ये कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव क्या है और किस तरह करेगा, इस हवाले से। लेकिन अभी हम क्रिकेट की तारीख के हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। Coming down, the flags are up. Who's gonna be number one? Who's gonna take out the cup? Who will be the king? It's a once in a lifetime chance. The world, gotta see who rules the world. The world is coming down. क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद 1948 में BCCB बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट पाकिस्तान वजूद में आया, और 1952 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इजलास के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट स्टेटस दे दिया गया। पाकिस्तान की इब्तदाई क्रिकेट टीम में अब्दुल हफीज कारदार, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद और डॉक्टर जहांगीर खान जैसे खिलाड़ी शामिल थे। 1958 में हनीफ मोहम्मद ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 337 रन स्कोर करके ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया, और उसके बाद तो रिकॉर्ड जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मामूल बन गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई। वेस्ट इंडीज को जब काली आंधी समझा जाता था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इसका मुंह भी मोड़ा। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजबूत तरीन हरीफ समझा जाने लगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इमरान खान जैसा फास्ट बॉलर भी था, और सरफराज नवाज जैसा रिवर्स स्विंगर भी। यही नहीं, गूगली का मौजूद अब्दुल कादिर और एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास भी इस टीम का खिलाड़ी था, जिसे रन्स उगलने वाली मशीन कहा जाता था। जावेद मियांदाद जैसा प्लेयर भी, जो रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 1986 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप के फाइनल में आखिरी गेंद पर छक्का मारकर शारजा क्रिकेट ग्राउंड में एक तारीख कायम कर गया। 1992 में इमरान खान की क़यादत में टीम ने पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। वनडे मैचेस में भी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया। सईद अनवर वनडे मैच में 194 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। शाहिद आफरीदी ने 37 गेंदों पर एक रोजा मैचेस की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। वसीम अकरम ने वनडे मैचेस में 502 विकेटें ली। शोएब अख्तर 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉल कराने वाला दुनिया का तेज तरीन बॉलर करार है। यूनुस खान की कप्तानी के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 चैंपियनशिप जीती, लेकिन ये जीत बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की आखिरी जीत कही जाती है। खिलाड़ियों और PCB के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थी कि रही सही कसर लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हमले ने पूरी कर दी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाबंदी आयद कर दी गई। टीम की कारकर्दगी तो शोएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड से भी ज्यादा तेजी से गिरी, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के होनहार खिलाड़ियों ने भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने में कोई कसर उठा न रखी। टीम तनाजात में फंस के रह गई, कभी बॉल टेम्परिंग का इशू, तो कभी स्पॉट फिक्सिंग का जुर्म, और कभी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। ICC और क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हमेशा आड़े हाथों लिया। शोएब अख्तर, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद आसिफ और कामरान अकमल जैसे खिलाड़ी पाबंदी और जुर्माने की जद में आए। स्पॉट फिक्सिंग की वजह से सलमान बट और मोहम्मद आमिर का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। इस दौरान पाकिस्तान के मायनाज अंपायर अलीम डार ने ICC के बेहतरीन अंपायर का एजाज जीतने की हैट्रिक मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट के करोड़ों शायकीन के दिल मोह लिए। क्रिकेट बाय चांस है। देखते हैं कि क्रिकेट के शायकीन को दोबारा 1992 वर्ल्ड कप जैसी क्रिकेट टीम कब मिलती है। जी जनाब, क्रिकेट की तारीख के बारे में आपने रिपोर्ट तो देख ही ली है। कुछ बातें अब हम करेंगे मौजूदा हालात के हवाले से। क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार्स, जिनके इशारे पर क्रिकेट और खिलाड़ी जो है हरकत में आ जाते हैं।
और ये है दुनिया के बेहतरीन यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्पायर अलीम डार। डार साहब के साथ ही तशरीफ़ रखती हैं एक ऐसी शख्सियत जो उनके भी आइडियल हैं, जो हैं आपके भी आइडियल, और ये हैं अजहर जैदी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं और लाहौर में एक क्रिकेट क्लब के सरबराह भी हैं। हम बात करते हैं अलीम साहब से। जी अलीम साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे कि अभी रिसेंटली आपने कंसेक्यूटिवली तीसरी दफ़ा जो है आईसीसी की तरफ से बेस्ट एम्पायर का अवार्ड हासिल किया। क्या फीलिंग्स क्या थी जब ये अवार्ड आपको मिल रहा था और उसके बाद आपने जब ये अवार्ड हासिल कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में इतनी रिस्पेक्ट दी जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और मैं ये समझता हूँ जितनी दुआएं मुझे अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से और इतनी आवाम से मुझे मिली, ये सिर्फ उसी का नतीजा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में इतनी ज़्यादा शोहरत मिली। और मैं जब लाहौर में आया तो वालिदैन से मैं एक वादा करके आया था, जी मैंने अपने ऊपर एक स्टार लगाना है पाकिस्तान का और मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, मुझे इजाज़त दें। क्योंकि हमारी पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं था, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इजाज़त दी। तो क्रिकेटर तो मैं नहीं बना, लेकिन वो जो मैं वादा करके आया था वालिद साहब अपने वालिदैन से, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस शोबे में इतनी इज़्ज़त दी और ये जो कि मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं समझता हूँ मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने अपने वालिदैन का से जो रिक्वेस्ट की थी उनसे, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और मुझे आपका साथ दिया और मुझे इतनी इज़्ज़त मिली इस फील्ड में। अच्छा, एम्पायरिंग आप करते हैं, कभी मतलब पाकिस्तान की टीम खेल रही हो और आप एम्पायरिंग कर रहे हो और ज़रा नाजुक सी सिचुएशन हो कि मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो हारने वाली है, तो कभी एम्पायरिंग करते हुए इमोशंस आड़े आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए एम्पायरिंग कर रहा होता हूँ और यही एम्पायरिंग है। और बिल्कुल आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जो लोकल एम्पायर्स के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है जब वो अपने कंट्रीज़ की एम्पायरिंग कर रहे हो, वो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा इमरान खान साहब को जिन्होंने न्यूट्रल एम्पायरिंग की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई और एम्पायर का काफ़ी प्रेशर कम हो गया। और डेफिनेटली मैं अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच कर रहा हूँ उसमें ज़रा कम प्रेशर होता है, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। ज़्यादा। अच्छा, इसी तरह से अभी आपने बात की है मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस के हवाले से, तो दुनिया की ये दो बड़ी टीमें मतलब जब इनके मैचेस होते हैं, एशिया सीरीज़ होती हैं, तो ज़्यादा मतलब पूरा फाल हमेशा आपके नाम का ही निकलता है। तो क्या मतलब जो फाउंडर्स ऑफ क्रिकेट हैं वो भी आपको मानते हैं, वो भी आपकी सलाहियतों से मतलब बिल्कुल इम्प्रेस्ड हैं, हमेशा आपको ही क्यों? इसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, तो ये मुझे रिकमेंड करती है कि हमें ये एम्पायर चाहिए। आगे आईसीसी की मर्ज़ी होती है, जिसको मर्ज़ी लगाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी अभी तक मैंने 68 टेस्ट मैचेस किए हैं और मेरे 46 टेस्ट मैचेस सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम अज़हर ज़ैदी साहब आपसे बात करेंगे, मतलब क्रिकेट के मैनेजर के लिहाज से आप मतलब क्या जिम्मेदारियां देखते हैं कि आप क्या जिम्मेदारियां होती हैं? हर आदमी का अपना अपना एक रोल है उस क्रिकेट की पोजीशन में कि अंपायर्स का क्या रोल है, क्रिकेटर का क्या रोल है। इसी तरह एक मैनेजर का भी रोल है कि उसका मैनेजर का जो रोल मेरी नज़र में, मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर कि मैं उस वक्त पाकिस्तान टीम का मैनेजर था 98 में, जिस वक्त पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, कोच मियादात थे मेरे साथ, सईद अनवर, इजाज़ अहमद, अफरीदी, ये सारे लोग वो थे जो इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड हैं। बातें उस वक्त भी होती थी, स्कैंडल शायद उस वक्त भी होते थे, गलतियां शायद उस वक्त भी होती हैं, लेकिन मेरे ज़ाती लिहाज से एक मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि उसकी एक तो खिलाड़ियों से PR अच्छी हो, खिलाड़ियों को वह हेड टू फुट जानता हो, उनकी मेंटली अप्रोच का उनको पता हो कि खिलाड़ियों का हर आदमी ट्रबल मेकर नहीं होता टीम में। सही बात। 11 लड़के खेलते हैं, उनमें से एक आधा लड़का ऐसा होता है जो जिसका कोई माइंड और टाइप का सेट होता है या ट्रबल मेकर होता है। बच्चों की भी एग्जांपल लें, बच्चों में क्योंकि शोएब अख्तर भी मेरे साथ थे, स्टार्ट उन्होंने मेरे साथ ही किया है 2-3 टूरों पे, तो उस वक्त भी उनका एटीट्यूड ऐसे ही था। लेकिन आपको हैंडल करना है एक बाप की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, एक मैनेजर की हैसियत से और एक टीम वर्क के हवाले से कि आपने स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि लड़कों के साथ एक जैसा सलूक हो। ये नहीं कि आप बड़े प्लेयरों के साथ और सलूक करें, यंगस्टर के साथ और करें, अच्छे प्लेयर के साथ और करें, जिसने परफॉर्मेंस नहीं उसके साथ। तो मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, जब मतलब इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स वगैरह टीम जाती है, तो आपके ख्याल में क्या मैनेजर को
फॉरेन टूर पे, वहाँ पे बोर्ड चेयरमैन के इख्तियारात आप समझते हैं कि हासिल होने चाहिए? हासिल नहीं, जब आप जाते हैं एज ए मैनेजर तो आप ही सब कुछ होते हैं। ग्राउंड के अंदर कप्तान ही सब कुछ होता है, जो उसका फैसला है वो कप्तान नहीं करना है, वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस वक्त, टीम को नहीं, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मैनेजर का रोल है कि ऑफ द फील्ड ही इज़ इन चार्ज ऑफ द टीम। उसने देखना है अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, टीम ने जाना कब है, टाइमिंग क्या है, किटें किस तरह की पहननी है, ऑफ द फील्ड सारे मामलात उसने तय करने होते हैं। प्लस मैनेजर, कोच और जो ऑफिशियल हैं उनको भी उसने गाइड करना होता है कि जनाब इस अंदाज से हम चलेंगे। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर पे आती है। बिल्कुल सही, हम अपनी बातों का जो है सिलसिला जारी रखेंगे और बहुत सारी बातें, बहुत सारी नई नई बातें भी हमें पता चलेंगी। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। अलीम डार को कौन नहीं जानता। अलीम डार ने उम्दा क्रिकेट भी खेली है, लेकिन उनकी बेसिकली जो शोहरत की असल वजह बनी वो उनकी एम्पायरिंग ही थी। 2002 में वो आईसीसी के एम्पायर के इंटरनेशनल पैनल का हिस्सा बने और इसी वजह से उन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 में एम्पायरिंग करने का मौका भी मिला। और 2009 से अब तक अलीम डार ने किसी खिलाड़ी की अपील पर उंगली खड़ी की तो फिर उनमें से बेशतर फैसले जो थे वो दुरुस्त ही साबित हुए। और अलीम डार क्रिकेट शायकीन के आइडियल तो हैं ही, और जिनको आइडियलाइज किया जाता है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी और उन हालात के बारे में भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तजस्सुस का शिकार होते हैं। अलीम डार के हालात ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं इस रिपोर्ट से। अलीम सरवर डार 6 जून 1967 को झंग में पैदा हुए। वालिद महकमा पुलिस में मुलाजिम थे, इसलिए मुख्तलिफ शहरों में तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रहा। क्रिकेट का शौक उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ खींच लाया। गुजरांवाला और लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर के तौर पर खेलते रहे। 16 फरवरी सन 2000 में अलीम डार ने श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में बतौर अंपायर अपने करियर का आगाज किया और 2 साल के बाद ही 2002 में उन्हें आईसीसी के पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल कर लिया गया। 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उन्हें अंपायर मुंतखब किया गया और अगले ही वर्ष सन 2004 में अलीम डार आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी अंपायर बन गए। 2005 और 2006 में उन्हें आईसीसी के बेहतरीन अंपायर के अवार्ड के लिए नामजद किया गया, लेकिन ये अवार्ड ऑस्ट्रेलियन अंपायर साइमन टोफल के हिस्से में आया। अलीम डार ने मुंबई में ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन मैच में अंपायरिंग के फराइज सरंजाम देकर एक रोजा मैचेस में अंपायरिंग की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अलीम डार अब तक 67 टेस्ट मैचेस, 146 वनडे इंटरनेशनल और 18 T20 मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं। क्रिकेट की तारीख में शायद ऐसे बहुत कम अंपायर्स गुजरे हैं जिनके फैसले चैलेंज ना हुए हों, लेकिन अलीम डार को ये एजाज हासिल है कि उनके फैसले दुरुस्त साबित हुए। यही वजह है कि वो मुसलसल 3 साल से आईसीसी के बेहतरीन अंपायर का अवार्ड जीत रहे हैं। I do my best and thanks God I have very good year last year and win this award third time in a row. और यही वजह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन को अलीम डार पर बहुत फख्र है। जी नाज़रीन, आपने अलीम साहब की हालात ज़िंदगी के बारे में तो देख ही लिया है। अलीम साहब, हम आपसे बात करेंगे, जिस तरह से शुरू में हमने वो रिपोर्ट देखी, हमने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जवाल का शिकार होती गई और मतलब बहुत बुरे हालात हो गए हैं। किस तरह से हमारे खिलाड़ियों पे मैच फिक्सिंग के जो इल्ज़ामात लगाए, पूरी दुनिया हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर जो है उंगली उठा रही है। आपके ख्याल में क्या इस चीज़ का हल क्या है? किस तरह से ये सारे हालात दुरुस्त हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सिक्योरिटी की वजह से कोई टीम हमारी यहाँ पाकिस्तान में नहीं आ रही, नए प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहा, नए अंपायर्स को चांस नहीं मिल रहा, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के क्रिकेट में कि हमारे जो भी हम सीरीज़ खेल रहे हो आउट ऑफ कंट्री खेल रहे हैं और न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेल रहे। न्यूट्रल वेन्यू पे जो कि होम क्राउड का एडवांटेज होता है टीम को, वो नहीं है। तो हम अबू धाबी में खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, बाकी कंट्रीज में खेल रहे हैं, तो वो जो होम क्राउड का एडवांटेज है जो उसका तो वो हमें नहीं मिल रहा। तो ये मैं समझता हूँ, मैं होपफुली हालात हमारे बेहतर होंगे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा वापस आएगी। और बिल्कुल मैं जैसे कि बिल्कुल इस पाकिस्तान की वजह से हूँ, क्रिकेट की वजह से हूँ, बाद में क्रिकेटर बनने आया था, नहीं बना, अंपायर बन गया। जिस तरह से कि अभी हमने आपकी मतलब हालात ज़िंदगी के बारे में देखा, जवानी की तस्वीर देख के वैसे ऐसा कुछ लगता है कि काफ़ी टफ टाइम देख चुके हैं आप उन वक्तों में? हाँ जी बिल्कुल, हर इंसान की कोई ख्वाहिश होती है कि लाइफ में कुछ बने। मेरी भी ख्वाहिश थी मैं क्रिकेटर बनूं,
वालिद साहब मेरे पुलिस में थे, ऐसी जगह पे पोस्टिंग उनकी जहाँ क्रिकेट नहीं थी, चिश्तियाँ, बहावल नगर, सिहाले। तो इसी शौक़ में मैं लाहौर आया, तो क्रिकेटर में बनना चाहता था, वो नहीं बना। तो अब मैंने PNT जिमखाना क्रिकेट क्लब ज्वाइन की। तो इस्लामी कॉलेज सिविल लाइन में सबसे पहले वसीम अकरम का एडमिशन हुआ। सेलेक्ट हुआ बॉलिंग में, मैं सबसे पहले बैटिंग में सेलेक्ट हुआ। तो फिर मैंने इस दौरान जहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पीछे हमारा नेट भी लगा PNT जिमखाना। जब मैं फ्री होता हूँ मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ खेलता हूँ, अपनी एम्पायरिंग भी करता हूँ आके। तो फिर जैदी साहब ने मुझे मशवरा दिया, यार अब की एज वो जो क्रिकेट खेलने वाली वो निकल गई है, आप एम्पायरिंग की तरफ आओ। तो मैं एम्पायरिंग की तरफ आया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस फील्ड में इतनी इज्जत मिली जो कि मैं सोच से अब आप एम्पायरिंग करें, वैसे क्या प्लान है, मतलब कब तक आपने एम्पायरिंग करनी है, कब तक इसका सिलसिला जारी रखना है? देखिए बड़ी टफ लाइफ होती है। पहले आपने देखा होगा 50 साल से ज़्यादा उम्र के अंपायर इस फील्ड में थे, अब यंग अंपायर आने शुरू हो गए। साइमन टफल, और मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि अब इसमें नए अंपायर आने शुरू हुए हैं, टेस्ट प्लेयर्स आने शुरू हुए हैं, इंटरनेशनल अंपायर आने शुरू हुए हैं। इस पे अंपायरिंग का ट्रेंड चेंज हो गया। और वैसे तो अगर आप फिट हैं तो आप 65 ईयर्स तक अंपायरिंग कर सकते हैं, और हमारे क्रिकेट बोर्ड में PCB में आप 60 साल तक अंपायरिंग कर सकते हैं। तो मेरा प्लान तो अभी 50 साल तक कंपेयरिंग करने का। अभी देखें इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या होता है। अज़र ज़ैद साहब, आपसे बात करेंगे। आप क्यों नहीं अब आते, मतलब आपने क्यों छोड़ दिया? आप देख रहे हैं PCB वगैरह के मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इंटरवीन करते और आप क्यों नहीं हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे? इस मुल्क में पहली बात तो है कोई छोड़ता नहीं है, खुद ना कोई रिटायर होता है। बड़े बड़े आप प्लेयरों को देख लें, वो बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करते। तो मेरी तो जॉब ऐसी है जो कि PCB लगाता है, मतलब मैं खुद नहीं जाके कह सकता जी मुझे मैनेजर लगा दें टीम का। हाँ, कारकर्दगी ज़रूर बोलती है। अगर मैं 12-14 टूर पे मैनेजर था पाकिस्तान टीम का, तो वहाँ हर मुल्क से रिपोर्ट भी आती है, रेफरी भी रिपोर्ट लिखता है, वो इनके पास मौजूद भी है। तो वो तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पे या गवर्निंग बॉडी पे है मुनसर के वो मुझे काम दें और मेरे काम से कोई फ़ायदा उठाएं। तो मैं खुद तो जाके कह नहीं सकता, लेकिन एक अकेडमी चलाने की हैसियत से या एक क्लब चलाने की हैसियत से आप किसी भी अगर कोई ब्रांड की बात करें या किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो आप ये कहें कि यार आपने कौन सी पाकिस्तान को क्या चीज़ दी है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि जहाँ टेस्ट क्रिकेटर इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं, वहाँ पाकिस्तान का जो चेयरमैन था PCB का खालिद महमूद साहब, और उससे मसूद अहमद एक स्कोरर थे, एक हेड टू फुट हमने पाकिस्तान क्रिकेट को लोग दिए। उसके अलावा इस वक्त भी जो पाकिस्तान में की तरफ से ICC के अंपायर हैं, असद रऊफ़ इनके बाद हैं, एहसन रज़ा हैं, और उससे पहले अथर जैदी थे, उनका भी ताल्लुक़ इस क्लब से है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस क्लब को मैं चला रहा हूँ वहाँ से हमने ऐसी चीज़ें ज़रूर दी हैं जिन्होंने दुनिया में नाम बनाया। अगर अलीम ने नाम बनाया, इससे पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ, इससे क्लब का नाम बुलंद हुआ। इन लड़कों को हौसला मिला कि यार हमारी क्लब का एक साथी जो हमारे साथ खेलता है वो यहाँ पहुँचा है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ, और जब ये इस लेवल पे इनको अवार्ड मिलते हैं तो पूरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया से फ़ोन आते हैं, तो मुबारकबाद जब मुझे वो देते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, आप जो हैं हमारी क्रिकेट टीम के साथ बीइंग अ मैनेजर, आप भी इंटरनेशनल टूर्स पे भी गए, आप क्या करते थे, मतलब हमारे खिलाड़ियों को मशकूक किस्म की एक्टिविटीज़ से दूर रखने के लिए या फिर मशकूक किस्म के लोगों से दूर रखने के लिए? और दूसरा सवाल मैं ये साथ ही करना ये चाहूँगी कि जो कुछ हमारे ये इंग्लैंड के टूर पे हुआ, आपके ख्याल में उसका बहुत हद तक जिम्मेदारी क्या मैनेजर पे भी आयद होती है? देखिए जी, अगर आप ये कहें कि किसी टीम में कोई मसला हो जाए तो मैनेजमेंट उससे बरी ज़िम्मा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये है कि आप कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। जब मैं टीम के साथ था, आप यकीन करें कि बड़े बड़े प्लेयर आप देखें ना, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक, सईद अनवर, इजाज़ अहमद, ये सारे लोग वो जो हैं जिनके नाम बड़े इज़्ज़त एहतराम से लिए जाते हैं और जो पाकिस्तान के अब कोचेज़ बनने को तैयार हैं। उस वक़्त प्रॉब्लम ज़्यादा थे, उस वक़्त इतना मीडिया नहीं था, लेकिन बहरहाल था, बहुत था। तो मेरा सिर्फ ये नज़रिया होता था कि मैं खिलाड़ी के बराबरी पे आकर उससे बात करता था। ये नहीं कहा जी मैं मैनेजर हूँ तो मेरे से एक आम प्लेयर बात नहीं कर सकता, सिर्फ मैं वसीम अकरम के पीछे हूँ या वकार यूनुस के, और तमाम प्लेयरों को मैं हेड टू फुट जानता था कि इन्होंने तरक्की कैसे की, ये एक घर के मकान से दो कमरे के मकान में कैसे आए, इनके पास गाड़ी कौन सी है, इनका माइंड कैसा है, ये चाहते क्या हैं। जब आप खिलाड़ियों में बैठ के उनसे उनकी मालूमात करेंगे और उसका हल भी करेंगे और उनको फैसिलिटीज़ भी देंगे और उनके मुताबिक गेम में नहीं ऑफ द फील्ड बिल्कुल ऐसे मौके प्रोवाइड करेंगे कि जहां इज्जत से हमने इंडिया में जाके फिल्में भी देखी हैं पूरी टीम के साथ, लेकिन एक
दायरे में, एक कंफर्ट लेवल पे और एक इज्जत लेवल पे कि जहाँ से हमारा कोई पाकिस्तान का मुकाम नीचे ना हो, डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी ना हो। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जैसे भी हमने जो भी दौरे किए, बात तो ये है कि जब दौरे से आप आते हैं तो वो रिपोर्ट बताती है कि आपने किया क्या है, और वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि उस दौर में कोई भी ऐसा स्कैंडल नहीं आया जो मंजर आम पे आए या जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। सही। अलीम डार और अज़ीज़ ज़ैदी से जो है गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, हम इनसे बातें करते रहेंगे। यहाँ पे हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, तो लेते हैं ब्रेक। अब अज़ीज़ ज़ैदी साहब, आपसे क्वेश्चन मेरा है कि मतलब हम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस तरह से कि किस तरह से जवाल पजीर हो चुकी हुई है, बहुत सारे लोग अगर हम देखें, बहुत सारे दूसरे मुल्कों की टीमें भी स्पॉट फिक्सिंग में, मैच फिक्सिंग में मुलविस रही हैं और जिनके बहुत सारे प्रूफ्स भी रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने कभी इस तरह से उनको पॉइंट आउट नहीं किया या इस तरह से उनका इशू नहीं बनाया। क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और क्यों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इतना बड़ा हवा बना दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया और इतना उनको बदनाम किया गया? आपके ख्याल में कोई बाकायदा साजिश के तहत हुआ, ये क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे? देखिए जी, कुछ तो आप ये कह सकते हैं कि जी इसमें कोई साजिश हो सकती है कुछ, लेकिन कुछ गलती हमें अपनी भी माननी चाहिए कि अगर आप गलती नहीं मानेंगे, कोई छोटी सी बात होती है तो बड़ी बात बनती है, कोई तो बात होगी जो निकली है। और जैसा कि आपने देखा कि आमिर ने मान लिया वहाँ, तो ये अब इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि जनाब ऐसी बात ही नहीं है और ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जब ये इल्ज़ाम लगा था तो तमाम लोगों ने ये कहा था जी हमने कुछ नहीं किया, तो हम सब ने मिलकर, उसमें मैं भी शामिल था, कि हमें इनको बचाना चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ किया है, और उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में या दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर कत्ल भी हो जाए, उसकी भी ज़मानत होती है, उसके बाद भी लोग माफ़ी नामा होता है। तो अभी इतने ये बूढ़े या इनकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हो गई। अगर चलें गलती हुई है तो जिस उनकी जो सज़ा मिली है उसके बाद वो कहता ना सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, तो कोई बात नहीं। अगर अभी इनकी उम्र ऐसी है कि इनको माफ़ीनामे मिल सकते हैं या इनसे आप रिटर्न एग्रीमेंट कर सकते हैं, या लेकिन इनको पार्ट ऑफ क्रिकेट रहना चाहिए। और इनको अपने बोर्ड को हमें इजाज़त लेनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट पे नहीं खेलते, लेकिन एक क्लब लेवल की क्रिकेट, देखें ना, अगर क्रिकेट से हट जाएंगे तो क्या करेंगे? कहीं जाके ताश खेलेंगे, कहीं जाके सिगरेट पियेंगे, कहीं जाके नशा करेंगे। तो आप उस चीज़ में रहने दें और उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। उनकी प्रोडक्टिविटी को हमें यूटिलाइज करना चाहिए कि आप पीसीबी इस बारे में कुछ कर रहे हैं, बॉडी वाइज भी इन रहे हैं, क्रिकेट वाइज भी इन रहे हैं, और आप उनके ऊपर चेक रखें कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे आईसीसी ने कमेटी भी बनाई हुई है, पीसीबी ने भी कमेटी बनाई हुई। दूसरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट पे इंडिया का एज है। वो इसलिए कि सबसे बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के पास है, ज़्यादातर टूर्नामेंट्स इंडिया के होते हैं। और आपने देखा अगर ये हरियाणा वगैरह का केस निकला है तो इतना हाइप ही नहीं होने दिया उन्होंने, उसको इतना बढ़ने ही नहीं दिया कि लोग वो एक स्कैंडल की सूरत इख्तियार करे या उसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएं। उन्होंने वहीं उसको दबा दिया। उसकी वजूहात ये हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है, उनके पास स्पॉन्सर है, वहाँ दुनिया क्रिकेट के लोग वहाँ जाके क्रिकेट खेल के पैसा कमाना चाहते हैं। उनका मीडिया इस तरह फास्ट है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को ज़रूर वो लाते हैं, ये नहीं करते कि लेकिन वो बहुत चंद दिनों में करके उसको फिनिश कर देते हैं। अभी आपकी कितनी बड़ी डिफीट उनको ही है इंडिया में, इंग्लैंड में, लेकिन आपने देखा उसको उन्होंने ऐसा कर दिया कि फिर वो स्टार ही बन गया है। और वो अगर हमारे मुल्क की डिफीट होती तो मेरा ख्याल अगले 2-3 साल ना छोड़ते। तो ये चीज़ें कुछ हैं, हमें क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, अच्छाई के लिए पॉजिटिव काम करना चाहिए। जैसे कहते हैं होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए हमेशा सोचना चाहिए। अब टीमें नहीं आ रही तो जो कुछ हमें फैसिलिटीज़ हैं, जहां हम जाके खेल रहे हैं, वहां क्रिकेट ना मिलने की तो और बात है, लेकिन डिसिप्लिन तो हर जगह अच्छा ही होना चाहिए। चाहे आप कहीं भी जाएं, आप जिस मुल्क में जाएंगे वहाँ पाकिस्तान के आप एम्बेसडर हैं, तो वहाँ जाके तो आपको अच्छा ही शो करना चाहिए। उससे इसका ताल्लुक नहीं है कि ग्राउंड के अंदर आउट होने का या स्कोर ना करने का या जीतने का या हारने का। तो आपको एम्बेसडर हैं प्लेयर्स पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की पहचान है। अब देखें ना, अलीम डार अगर इस लेवल पे पहुंचे हैं तो दुनिया क्रिकेट में, क्रिकेट के अलावा भी लोग ये पहचानते हैं यार किस शोबे में इस शख्स ने क्या नाम बना। अच्छा, ये हमारी बिल्कुल सही। अलीम डार साहब, आपसे मैं बात करूंगी, आप खुद एम्पायर हैं, एम्पायरिंग करते हैं, कौन सा ऐसा एम्पायर है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या आप मतलब कोशिश होती है, प्रेफर करते हैं कि मैं इसके साथ काम कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, इसकी ड्यूटी मेरे साथ लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है और मज़ा आता है उसके साथ काम करने का? सारे एम्पायर के साथ मैं एंजॉय करता हूँ, और मेरे ख्याल अवाम को एक शायद मेरे और अवार्ड का नहीं पता जो मैं 5 साल से ले रहा हूँ, एम्पायरिंग टीम ऑफ द ईयर। उसमें पूरे जो एम्पायर्स हैं वो वोट करते हैं कि हमारा बेस्ट स्पॉटर कौन है फील्ड में। तो 5 साल से मैं और ये सामन टाफल दोनों ये अवार्ड ले रहे हैं, और ये इसकी बड़ी अहमियत है मेरी नज़र में। और असद रऊफ डेफिनेटली मेरे पाकिस्तानी कुलीग हैं और मैं उनके साथ बड़ा एंजॉय करता हूँ। बिली बाउडन है, इसी तरह स्टीव बकनर थे। तो ये ऐसे एम्पायर्स हैं जिनके साथ मैंने बड़ा एंजॉय किया एम्पायरिंग में।
अच्छा, मतलब जिस तरह से कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, अगर हम बात करें थर्ड एम्पायर के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत सारे फैसले जो है वो थर्ड एम्पायर पे रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो क्या इससे कोई एम्पायरिंग उस पर कोई फ़र्क पड़ता है आपके ख्याल में कोई? जी कुछ अंपायर मेरा ख्याल है इसमें कंफर्टेबल नहीं है टेक्नोलॉजी में, लेकिन मैं डेफिनेटली इसमें बहुत इसकी फेवर में हूँ टेक्नोलॉजी में, क्योंकि एक डिसीजन देखें आप पूरे मैच को चेंज कर देता है और फिर वो अंपायर भी क्रिटिसाइज़ होते हैं। और कुछ शॉट्स ऐसी हैं जिसमें जो अंपायर सामने वाला अंपायर ओवरलुक कर देता है, जैसे स्वीप शॉट हो गई, हुक शॉट हो गई, पुल शॉट हो गई, उसका बैट का फेस अंपायर के सामने आ जाता है तो अंपायर से वो मिस हो जाता है। तो वो हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम बिल्कुल उसको हमारी फेवर में हो जाता है और मैच का जो सिचुएशन जो ख़राब होती है वो नहीं होती। लेकिन LBW ऐसा एक डिसीजन है, मैं कहूँगा कि आप जितनी मर्ज़ी आप उसमें टेक्नोलॉजी लें, वो उसमें ना आप प्लेयर को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना टीम्स को कर सकते हैं। उसमें हाइट का इशू होता है, उसमें एक आपको देखते हैं आप हॉकी देखते हैं, वो एक सिर्फ गाइडलाइन है, वो 100% नहीं उसको आप कह सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैं समझता हूँ उसकी हक में हूँ और टेक्नोलॉजी के आने से मैं समझता हूँ अंपायर के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया, क्योंकि फील्ड में जब आप होते हैं तो आपका डिसीजन रिवर्स होता है। फिर आप इतने क्राउड में अपने आप को कंट्रोल करना, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, फिर टीम के ऊपर कंट्रोल करना, प्लेयर्स के ऊपर कंट्रोल करना, बहुत प्रेशर होता है। तो ये अंपायरिंग है। अपना फर्स्ट बॉल पे आपने एक गलत आउट दे दिया, किसी कैप्टन को आउट दे दिया, उसके बाद फिर अपने आप को संभालना, यही अंपायरिंग है। तो अगर आप गलती को सोचेंगे, मैं समझता हूँ फिर गलती पे गलती करेंगे आप। और टेक्नोलॉजी को मैं कहूँगा जी अपने सर पे सवार ना करें, सिर्फ नॉर्मल तरीके से अंपायरिंग अच्छा, बीइंग एम्पायर कभी ऐसा कोई फैसला दिया हो जिस पे जनरली बाद में अफसोस हुआ हो कि नहीं शायद ये गलत हो गया या ये नहीं देना था? सचिन तेंदुलकर का एक डिसीजन था, वो जो कि मैं नॉर्मली बताता हूँ, तो 3 मैचेस इंग्लैंड ने जीते थे, 3 इंडिया ने जीते थे। उसके बाद वो डिसाइडिंग गेम थी लॉर्ड्स में, तो क्योंकि वो सचिन के ज़रा पैर ज़रा डिफरेंट हैं, उसके जो क्लिप्स हैं वो जो हैं वो मेटल की होते हैं और जो उसका बल्ला उसके पैरों को लगा, उसकी बड़ी साउंड बड़ी थिक सी आई, तो मैंने समझा वो कार्ड भी एंड बल्ले से लगा, लेकिन वो मिस हो गया। तो वो डिसीजन मैं समझता हूँ मेरे जेहन में है। और एक आधा डिसीजन और एशेज़ में दिया मैंने कैटेज का, 1-2 डिसीजन है। बाकी मैं जब गलती करता हूँ अपने जेहन पे प्रेशर नहीं लेता, बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल रखता हूँ। कभी आप फैसला देते होंगे, खिलाड़ी जो है, जो भी प्लेयर है, वो नहीं उस चीज़ से कंफर्टेबल होता, नहीं मानता, तो किस तरह से आप उसको, मतलब कभी वो आपके साथ रूड भी हो जाता है या उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है या टेम्परामेंट लूज़ कर जाता है, तो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं? उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करते हैं कि मतलब सही है या गलत है, या बस ये फैसला दे दिया तो मानना ही मानना है तुम्हें? इसमें फिर आपको पता मैच रेफरीज आ गए हैं, अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें मैच रेफरी इन्वॉल्व हो जाता है। हम रिपोर्ट करते हैं, प्लेयर्स को फ़ाइन भी हो जाता है, जिसमें कुछ रिकी पॉन्टिंग को भी फ़ाइन हुए और गिलक्रिस्ट को भी फ़ाइन हुए, जो मेरे से उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। तो अगर हम किसी चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, ICC खुद इन हो जाती है, तो इन चीज़ों से मैं समझता हूँ अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। जी बिल्कुल, आपसे जो है बहुत मज़ा आ रहा है नाज़रीन। अज़हर ज़ैदी साहब और अलीम डार साहब से बहुत मज़े की गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही है। यहाँ पे तो वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आके हम आपको बताएंगे कि अज़हर ज़ैदी साहब और अलीम डार साहब ने बेसिकली एक कैंपेन चलाई है, और वो कैंपेन किस चीज़ की है वो हम आपको बताएंगे ब्रेक से वापस आके। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपको उस कैंपेन के बारे में बताएंगे जो कि अलीम डार और अज़हर ज़ैदी ने मिलकर स्टार्ट किया, और इनके साथ और भी बहुत सारे इनके साथी जो इस कैंपेन में इन्वॉल्व हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। इन्होंने ये कैंपेन लाहौर से स्टार्ट की है और लाहौर के बाद ये और भी बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, बहुत सारे शहरों में जाएंगे, और ये कैंपेन स्टार्ट की गई है उन सैलाब ज़दगानी भाइयों के लिए जो कि पानी में फंसे हुए हैं और जो खुश्की पर हैं, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। और इनकी ये कैंपेन किस तरह से रही, इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। जी नाज़रीन, क्रिकेट के सितारे जो हैं सड़कों पर निकल आए सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, और लोगों से उन्होंने चंदे की अपील की है। इस नए काम में वो किस हद तक कामयाब हुए, हम बात करेंगे। अलीम डार साहब, आपको स्टेडियम में देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, लोग आइडियलाइज़ करते हैं,
क्या वजह थी, क्या वो जज्बा था जो आपको स्टेडियम से सड़क पर ले आया? देखिए जी, अगर मैं आप 6-7 साल पीछे चला जाऊं तो अलीम डार को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था, और जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिली ये इस अवाम की वजह से, पाकिस्तान की वजह से मिली। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे आपको ये किसी शोबिज़ में आपको किसी की कोई रिस्पेक्ट है, या किसी को सियासतदान है, या आपके स्पोर्ट्स मैन है, अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दी हुई है तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे पीछे सैलाब भी आए और उसके बाद ज़लज़ले भी आए, तो हम लोगों को, मैं समझता हूँ, अपना हिस्सा डालना चाहिए। और मैंने जैदी साहब से रिक्वेस्ट की थी जी, हमारी क्लब्स की तरफ से जो कि बड़ी खदमात है हमारी क्लब की पाकिस्तान क्रिकेट में, तो हम खुद इसमें कैंपेन शुरू करते हैं। और 2 दिन पहले अल्लाह का शुक्र हमने की ये कैंपेन, और 2 दिन में हमें लोगों ने तकरीबन 20 लाख रुपए अभी तक दे दिया। और मैं अभी लोगों के पास भी नहीं गया और लोगों ने खुद आके मुझे दिए। तो एक चीज़ मैं ज़रूर लोगों से, कुछ क्वेश्चन उन्होंने किए, उनसे मैं वरी हुआ हूँ कि उसमें लोग ये पूछते हैं जी आप खुद जा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। तो हमें ये एक दूसरे पे, मैं समझता हूँ, एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो एक दूसरे खो रहे हैं, जिसमें वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वो सामान नहीं पहुँच रहा। और जब हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उनको वो प्रॉब्लम हो गया। जो लोग इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं, जिनके घर बार ख़त्म हो गए हैं, मवेशी नहीं है, कोई उनके फसलें ख़त्म हो गई हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ये सोचना नहीं किनको दे रहे हैं, ये सोचना किनको जा रहा है। तो इसमें ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि कभी हमें अपने आप को उस जगह पे रखना चाहिए। खुदा न खास्ता हो सकता है कि कभी हम उनके हालात में आ जाएं। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा अजहर सैयद साहब, मैं आपसे बात करूँ, जिस तरह से अलीम डार साहब ने बात की है कि लोग डाउटफुल हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि वो किस तरह से जो है ये चैरिटी, पता नहीं जिसके लिए दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचे कि नहीं, इसी किस्म के डाउट्स हैं ना। जी, इसमें एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हम इन लोगों को हम वोट देते हैं और उन्हीं लोगों को हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो हमें ये वोट एक बड़ा कौमी हमारा असासा है, और मैं ये समझता हूँ कि इसको देने से पहले सोचना चाहिए, देने के बाद नहीं सोचना चाहिए। और मेरा किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप उस कैंडिडेट को चूज़ करें जो आपके इलाके में सबसे बेहतर है, जो आपकी खिदमत करे और इस मुल्क की खिदमत करे, उनको वोट दें। और ये मैं समझता हूँ वोट पाकिस्तान का हक है और कौमी अमानत है। अच्छा, जिस तरह से कि अलीम डार साहब ने बात की है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है, कि पता नहीं जो वो दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, आपके ख्याल में क्या लोगों के ये ट्रस्ट ना होने की वजह, आप क्या इस पर कमेंट करेंगे कि वो जेन्युइनली, क्योंकि शायद उनके साथ ऐसा हो चुका है और ये हमें देखने में भी आया है, क्या ये रीज़न है आपके? ये तो देखें जी, ये हकीकत को आप झुटला नहीं सकते जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि हम किन लोगों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और वो किस हालात में है। ये हमारा सबका फर्ज है। देखिए, अगर अलीम डार को 2 दिन में 20 लाख रुपए दिए लोगों ने, क्यों दिए? ये बेसिकली ट्रस्ट है कि ये जगह, ये जो काम है, ये जो पैसे दिए ये सही जगह पे पहुंच जाएंगे। अलीम डार ने इसी साल नहीं इकट्ठे किए, पिछले साल भी इन्होंने 40-45 लाख का, और इन्होंने ही मुझे कहा था बेसिकली कि ये हमें काम करना चाहिए, और ये इन्हीं का आइडिया था। और ये जब हम मार्केट में भी गए हैं तो आप यकीन करें कि जिस आदमी ने कोई 1000-2000 रुपये निकाले थे, अलीम डार को देख के उसने 10,000 रुपये निकाले कि नहीं जी अलीम भाई आप आए हैं, ये लें आप। तो ये फेस वैल्यू होती है, प्लस ट्रस्ट होता है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। उस हमारी कैंपेन में रज़ाक भी थे, असद रूब भी आए थे, और सबसे पहले ये खुद भी हिस्सा डालते हैं। देखें, अगर मैं लोगों से इकट्ठे करना जा रहा हूँ, ये नहीं है कि आप हर आदमी को कोई 5-5 मरले का मकान दे देंगे, लेकिन जो भी मेरी हैसियत है, कम है ज़्यादा है, हमें सबको हिस्सा डालना चाहिए और तमाम लोगों को ये तरगीब देनी चाहिए कि यार जिन लोगों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो किस मुसीबत में हैं, या उनका माल खाना ऐसा ही है कि गरीब मस्कीन का, किसी यतीम का माल खा लें, तो वो मेरा ख्याल इंसान कभी फलता फूलता नहीं है। ये आपके चैनल पे भी ऐसी बातें होनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि पैसे लोग बहुत देते हैं, चीज़ें बहुत देते हैं। आप ये टीवी पे और ख़बरों में ही सुनते हैं कि इतने कंबल आए थे वो शालमी में बिक रहे हैं, इतनी चीज़ें आई थी सलाफजदगान के लिए वो फला जगह बिक रही हैं। तो यहाँ से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होता है। तो ऐसे लोगों को लोग चुन चुन के, बहुत सारे लोग फ़ोन करके इनको कह रहे हैं कि हम ये पैसा देना चाहते हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि हकीकत को मानना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो इकट्ठा करते हैं और वहाँ तक नहीं सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल नेक तमन्नाएं आप लोग के साथ हैं, और हम दुआ करेंगे कि जो आपने ये नेक मकसद आपने स्टार्ट लिया इस चीज़ का, इसमें सारी कौम आपके साथ है और आप इस मकसद में किसी हद तक, बहुत हद तक इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, मैं आप दोनों से अलग-अलग ये जो है आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहले अलीम डार साहब, आप बताएं कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या आप एम्पायर हैं, क्या आप मुस्तकबिल में
कोई एम्पायरिंग के लिए कोई एकेडमी ओपन करने का सोचते हैं कि मतलब आप अपने बच्चों को इस चीज़ में लेकर आएंगे? सबसे पहले जी मैं बात करूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट में, और मैंने कुछ सजेशन भी दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जब तक आप इसमें देखें टेलीवाइज नहीं करेंगे मैच, या अगर टेलीवाइज नहीं कर सकते इसकी इस मैचों की रिकॉर्डिंग कराएं, और इसमें सिलेक्टर्स के लिए भी इजी हो जाएगा कि किस कंडीशन में बैट्समैन ने स्कोर किया, किस कंडीशन में बॉलर ने विकेटें ली, उसमें आपको अंपायरिंग का पता चल जाएगा। तो देखें इंडिया में जब और बाकी कंट्रीज़ में क्यों क्रिकेट इंप्रूव हो रही है, उन्होंने कैमरा लेके आए और उसमें मैचेस रिकॉर्ड हुए हैं, मैचेस टेलीवाइज हुए हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कि हम इसको टेलीवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस। और इस बाकी रहा अंपायरिंग का तल्लुक, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा जी, मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की हुई है क्रिकेट ग्राउंड के लिए, और इंशाल्लाह उन्होंने वादा भी किया हुआ, वहाँ मैं इंशाल्लाह क्रिकेट एकेडमी बनाऊँगा, वहाँ को अपनी अंपायरिंग की कोचिंग का सिलसिला वहाँ करूँगा इंशाल्लाह। और स्पेशल बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ एनवायरनमेंट नहीं है पूरे पाकिस्तान में, तो उनको मुख्तलिफ मैंने गेमें देना चाह रहा हूँ उस ग्राउंड में। तो वो इंशाल्लाह मुझे जब ग्राउंड मिलेगी तो फ़ौरन मैं इस पर काम शुरू कर दूँगा। ये काम आप अपनी रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट करने वाले हैं या अपनी सर्विंग पीरियड के बीच में ही आप कर देंगे? बिल्कुल, मैं सर्विंग अपने पीरियड में करूँगा इंशाल्लाह। और बेटे माशाल्लाह मेरे क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक आदमी को अंपायरिंग का भी शौक है, वो 10 साल का, और आगे फ्यूचर में देखें बहुत जल्द शायद हम उन्हें भी फील्ड में देखेंगे। अच्छा अज़र से सब आप क्या कहते हैं? मेरा सेम क्वेश्चन आपसे कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? एक वो लफ्ज़ है ना जी कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गई अब। और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट से भी मोहब्बत करते हैं। अगर सारी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अच्छी होनी चाहिए, जमहूरियत की तरह चलना चाहिए मुल्क, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट में भी जमहूरियत होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की असम्बली बननी चाहिए। उन लोगों से मशवरा करके पाकिस्तान के फैसले करने चाहिए। और जो आदमी 10-10 कनाल की कोठियों में बैठ कर और एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ कर ये कहे कि मैं गरीबों का हामी हूँ, वो नहीं हो सकता। हमें अपने नीयत साफ करके सामने आना चाहिए और कुछ बोल्ड होना चाहिए, कुछ बोल्ड बातें करनी चाहिए जिसमें चाहे हमें खुद भी नुकसान उठाना पड़े। अगर आप खुद अच्छे नहीं होंगे, आप किसी दूसरे को अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा जी। नाज़रीन, हमारी बातें हुई दो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ से। मैं अलीम डार साहब के बारे में एक और बात कहती चलूँ कि हम अलीम डार साहब उन बहुत चंद लोगों में से एक हैं जो कि मतलब आते हैं क्रिकेट ग्राउंड में आते हैं और ड्यूरिंग नेट प्रैक्टिस जो है वो आके बच्चों के साथ बैठते हैं, टाइम देते हैं उन्हें, और अपनी एम्पायरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो आके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं और उन्हें इनकरेज करते हैं। बहुत अच्छी रही मुलाकात, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।